तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एमपी अमरवाड़ा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट है ये। मोनिका बट्टी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमरवाड़ा सीट। और एमपी में बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। अमरवाड़ा सीट से मोनिका बट्टी। और गोंड जनजाति का आधिक्य है इस पूरे इलाके में, और यही वजह है कि मोनिका बट्टी को मौका दिया गया है। बीजेपी की तरफ से मोनिका बट्टी के नाम का ऐलान, तो 2 लिस्ट और 1 नाम, इस तरह से बीजेपी 2 लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और अब मोनिका बट्टी अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट, यहां से बीजेपी ने मोनिका बट्टी को टिकट यहां पर दिया गया है। अमरवाड़ा सीट, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट। छिंदवाड़ा 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र और ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र, ज्यादातर क्षेत्रों पर कांग्रेस का कब्जा, गढ़ के तौर पर इसे माना जाता है छिंदवाड़ा को। अब यहां से जानकारी, ये बड़ा अपडेट ये कि मोनिका बट्टी को मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अमरवाड़ा सीट, अमरवाड़ा विधानसभा। एक और सीट का ऐलान, इससे पहले 2 लिस्ट आ चुकी हैं। 2 लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार आप चर्चा भी देख रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनमोहन शाह बट्टी, कांग्रेस के कमलेश शाह के बीच पिछली बार मुख्य मुकाबला। भाजपा के प्रेम नारायण तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। कमलेश शाह के काट के तौर पर मोनिका बट्टी को मौका दिया जाना लगता है। भाजपा नेता प्रेम नारायण ठाकुर का बोलबाला वाला, वर्चस्व वाला एक क्षेत्र। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गहरा दखल इस इलाके में। एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब की बहुलता वाला इलाका। छिंदवाड़ा की सीट है अमरवाड़ा। पिछले चुनाव में कांग्रेस के कमलेश शाह 71% ज्यादा वोट इन्हें मिले थे मनमोहन शाह बट्टी से, और तीसरे नंबर पर भाजपा थी 53,499 वोटों के साथ। और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मोनिका बट्टी को मौका बीजेपी की तरफ से दिया गया है। मोनिका बट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़ी रहीं, बीजेपी में शामिल हुई हैं। और हैरत की बात यह कि इनके पिता कांग्रेस के रहे। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट? 2 लिस्ट 39 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किया और अब अचानक से एक नाम, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा की ये सीट है। विनीत, जी निश्चित तौर पर ललित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जिस तरह से अपनी तीसरी सूची, हम इसे कह सकते हैं कि जारी किया है, तो निश्चित तौर से अमरवाड़ा से जो है मोनिका बट्टी को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर पार्टी जो है वो इस बार अलग रणनीति अपना रही है, जिसके तहत वो ऐसी सीटों पर जो सीटें जो है वो मुश्किल भरी सीटें हैं, वहां पर जो है वो पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो पहले ही कर रही है। हमने देखा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी जो है वो भी पहले ही हो गई थी, और इसके बाद 2 दौर की
बैठक के बाद जो है वो आज जो है वो मोनिका बट्टी के नाम की घोषणा की गई है। और इसके पहले भी हमने देखा था कि कल जो है कल भी एक सूची, जो दूसरी सूची हम जिसे कहते हैं, वो जारी की गई थी, जिसमें 7 सांसदों के नाम जो है वो जारी किए गए थे। तो साफ तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार अलग जो चुनावी समर जो है मध्य प्रदेश से का, उसको लेकर के विशेष तैयारी की है। और उसमें जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो पहले ही कर दी है। और अमरवाड़ा से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोनिका बट्टी को बीजेपी ने जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है, आरक्षित सीट है, और यहाँ पर मोनिका बट्टी के पक्ष में बीजेपी ने अपना दांव जो है वो खेला है और उन्हें चुनावी समर में उतारा है। जी विनीत, एक बार विनीत हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट की दूसरी जो लिस्ट जारी की है, 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है। खास बात यह, 3 केंद्रीय मंत्रियों को मौका मिला है। मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नेवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव पार्टी लड़वा रही है। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, गाडरवाड़ा से राव उदय प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 की जिम्मेदारी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू। ये जो नई लिस्ट आई है 39 की, उसमें से 36 सीट ऐसी हैं जहां पिछली बार 2018 में पार्टी को नुकसान हुआ था। हालांकि यहाँ के वर्तमान विधायकों का जो टिकट है वो बीजेपी ने काट दिया है। और इससे पहले भी बीजेपी अपनी अपनी सूची में इतने ही नाम का, यानी 39 नामों का ऐलान इसने किया था। एक नाम का ऐलान और हो गया आज। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट में प्रहलाद पटेल का नाम है। वे नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में भी प्रहलाद पटेल शामिल हुए और तब उनसे विस्तार से चर्चा भी हुई न्यूज 18 की। उस वक्त उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा था, वो सुनना दिलचस्प होगा। जब शिकस्त हुई 18 में कुछ सीटों से थी, लेकिन हुई तो शिकस्त मान लेना चाहिए, हार हुई थी। उस समय की जो गलती और इस समय आप जहां पे मौजूद हैं, उसमें क्या सबक लगता है कि मौजूदा सरकार ने यहां और केंद्र में जो तमाम सारे लोगों ने जो इस मैथमेटिक्स में लगे, इलेक्शन की मैथमेटिक्स में, उन्होंने सीखा या समझा या इंप्लीमेंट किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। चुनाव स्थानीय तौर पर कहीं पर लोकतंत्र में हमारे खिलाफ भी जाते हैं, कहीं पक्ष में भी आते हैं। इन बातों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों लोग सीखते हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर संगठन की सामर्थ्य से हमको इतना विश्वास है कि हमारी संगठन की सक्रियता अगर है तो कोई भी ताकत मध्य प्रदेश में हमको चुनाव नहीं हरा सकती, ये बात आप मानकर चलिए। 23 में स्थिति क्या है? मैं 2003 से चुनाव देख रहे हैं, प्रमुखता से देख रहा हूं। हाँ। बीच में चुनाव हुए हैं, 2003-2023 में दोहराएगा। और इसी दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। वे दिमनी से उम्मीदवार बने हैं। राइजिंग मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। उस वक्त भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे कई सारे सवाल हुए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का फॉर्मूला क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस पर मुझे गर्व है। मैं स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका निर्वाह कर चुका हूं। आज पार्टी ने मुझे केंद्र में भूमिका दी है, लेकिन जब चुनाव का समय है और पार्टी ने मुझे काम सौंपा है कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं का सहयोग करूं और इस चुनाव के युद्ध में अपना योगदान दूं, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं काम कर रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्य हैं उन कार्यों के क्रियान्वयन में समन्वय रहे और हम हर कार्यक्रम का सिलसिलेवार ऐसा क्रियान्वयन करें
जो कि हमारी जीत में सहायक हो। और दूसरी लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। इंदौर 1 से बीजेपी के वे उम्मीदवार बने हैं। हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय भी राइजिंग मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर चर्चा हुई और तब उनने क्या कुछ जवाब दिया था वो सुन लीजिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली 2/3 बहुमत से। अच्छा, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं 2/3। देखिए, मैं 20 दिन से मध्य प्रदेश की सड़कों पर था जी, और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैंने खुद ने 100-150 सभाओं को संबोधित किया। मेरे गले से आप समझ सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। और मैंने तीनों ऋतुओं को वहाँ पे अंदाज लिया। गर्मी भी देखी, सर्दी भी देखी और ठंड भी देखी। और कल ही हम लोग कन्नौज की आखिरी सभा रात को 1:30 बजे समापन करके लौटे। इसलिए जनता का जो एक फ्लेवर है वो समझ में आ जाता है सीधा, कि हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए यदि कन्नौज में रात को 12 बजे तक 2-3 हजार लोग बैठे हमारा इंतजार करें, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार करते हैं लोग। वो कहते हैं कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो बहुत पावरफुल हैं। आप मुझे किस श्रेणी में ले रहे हैं, वहीं से चालू करता हूं मैं बात। नहीं, आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, तो क्षेत्रीय छत्रप कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कलेक्टिव हमारे लीडरशिप है, सब लोग बैठ के विचार करते हैं। एक व्यक्ति हमारे निर्णय नहीं करता। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हाईकमान निर्णय लेगा, हम लोग बैठते हैं, दिल्ली से हम सुझाव भी लेते हैं। तो हमारे कलेक्टिव लीडरशिप और सब लोग एक दूसरे की सहमति से काम करते हैं। और इस वक्त संबित पात्रा मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ठगेश सरकार ने किया। कोरोना के समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेस लगाया था, आपको याद होगा। वो पैसा कहां है? वो सेस का पैसा कहां खर्च किया गया? मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। हम तो हमेशा हिसाब देते रहते हैं, आप बताइए छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो सेस का पैसा वो कहां गया? बारदाना, किसानों के पैसे हड़पने के लिए देर से जो बारदाना खरीदने का आदेश जारी किया गया, उससे काफी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। और प्रदेश में छत्तीसगढ़िया भाषा में एक कहावत वहां चल रही है, खाए बर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में मुझे सुन रहे होंगे सभी जानते होंगे, खाए बर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। माफिया और अपराधियों को खुली छूट दी गई। और आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि दुष्कर्म के, आई एम सॉरी टू स्टेट, दुष्कर्म के 5,900 से अधिक मामले नजरअंदाज कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किए। ये आम आदमी पार्टी की तरह ही लोकपाल लाएंगे कह रहे थे ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मगर जब उन्होंने खुद अपना रिपोर्ट देखा, कोई लोकपाल का एल भी नहीं बोलता है, लोकपाल का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और दूसरों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार इत्यादि करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो भी आप जानते हैं। एक योजना था छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। राजीव मतलब राजीव गांधी, सब कुछ परिवार के नाम पे ही है। तो राजीव युवा मितान क्लब योजना, जिसमें जो ग्राम सभा होती है उसके बिना सहमति के लिए क्लब के लिए जमीन ली गई और लगभग 132 करोड़ की ऐसी जमीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्लब के सदस्य बना करके दिया गया है। आप सोचिए, 132 करोड़ रुपए का घोटाला ग्राम सभा की जमीन के ऊपर। राहुल गांधी जी को आपने सुना होगा, पिछले बार चुनाव में छत्तीसगढ़ में कह रहे थे 2,500 रुपए का भुगतान दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है उनको 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस प्रकार के नियम बनाए गए कि लगभग प्रति युवा आज 1.5 लाख रुपए से उनको वंचित रखा गया है। और 5 सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो पूरे युवक समाज है, जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपको 2,500 रुपए देंगे भुगतान के रूप में, लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लाभ से युवाओं को वंचित रखा गया है। केवल इतना ही नहीं, आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा 95 चपरासी का पद निकला था एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को देश भर से
इस मौके पर बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बधाइयां दी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।